नाउ लेट अस स्टार्ट विथ देखिए जरा सा हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली सबसे पहला टॉपिक भी था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिफोर स्टार्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट अस सी, छोटा सा देख के हम लोग आगे निकल जाते हैं। पीरियोडिक मोशन क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में है? पीरियोडिक मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, क्लियर है यहाँ पर, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. Two examples I have taken previously back. One is nothing but simply of the simple pendulum, and another is rotation of Earth around Sun. Clear है यहाँ पर, दोनों periodic तो हैं. Clear है यहाँ पर. ये देखिए जरा सा, पेंडुलम ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आ जाता है, तो अपनी जगह वापस तो आता है। क्लियर है यहाँ पर बात से, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पीरियोडिक तो है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? उसी तरह सन के अराउंड अर्थ रोटेट करता है, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ, and this is nothing but simply sun. Rotation of earth around sun is not the simple harmonic motion but periodic motion. Oscillation of simple pendulum is periodic motion as well as क्या बोलते हैं आपको, simple harmonic motion also. And I hope you got the idea that what is the meaning of periodic motion, which repeat itself, जो अपनी जगह पे वापस आ जाए. लेकिन सिंपल हार्मोनिक का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपनी जगह पे वापस आ जाए, बल्कि अपने पाथ को दोबारा ट्रेस करे. दैट इज नथिंग बट सिंपली टू एंड फ्रो मोशन. क्लियर है यहाँ पर, टू एंड फ्रो. तो ये टू एंड वापस बैक, दिस इज नथिंग बट फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज व्हाट कॉल्ड इज. बट यहाँ देखिए जरा, ये मूवमेंट अगर इस तरह है तो टू ही है, वापस फ्रो तो नहीं है. रिट्रेसिंग ऑफ पाथ इज रिक्वायर्ड, retracing of path is required. Here path is traced, one more retrace. क्लियर है यहाँ पर, ऐसे गया वापस रिट्रेस करके आया, लेकिन यहाँ ऐसे गया तो ऐसे ही चला गया, बस वापस ऐसे नहीं आया. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो टू एंड फ्रो और रिट्रेसिंग ऑफ पाथ, दैट इज कॉल्ड एज, these are the two criteria which are required for the simple harmonic motion. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सिर्फ पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस तरह का मोशन भी होना चाहिए. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? टू important criterias are there for the existence of simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएचएम भी बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए मैथमेटिकली. हम अगर बात करें तो नंबर वन, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो ऐसा अगर कोई पॉइंट है आपके पास जिसको कहा जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, दिस इज नीड टू बी डिस्कस्ड. इज इट क्लियर? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई पॉइंट आपको मिल जाए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाए, तो उसके इर्द गिर्द जो है आपका ऑसिलेशन हो सकता है. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में है, नहीं समझ में है? तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आप अचीव कर जाते हैं तो ऑसिलेशन होने के चांस हैं. क्लियर है यहाँ पर? तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होने के लिए एक चीज तो ये है कि क्या चाहिए, बताइए जरा सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए. दूसरी बात, जो भी चीज ऑसिलेट करे, जो पार्टिकल है या फिर पेंडुलम का ये बॉल है, जो भी ऑसिलेट करे, उसके पास अपना क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए. ये दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये दो चीज बहुत ध्यान से रखिएगा कि दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो चाहिए ही चाहिए ऑसिलेशन होने के लिए. एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बात होगी, दूसरा अगर मास होना चाहिए उसके पास. ये दो चीजें हैं तो फिर ऑसिलेशन होंगे. तो राइट ऑन द हेडिंग एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. हेडिंग लिखिए जैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या ऐसे हेडिंग लिख लो, टाइप्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख लीजिए, या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट ऑन द हेडिंग इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो एक तो हम लोग अभी हेडिंग पे ही देख चुके थे, कौन सा बताइए जरा सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम. EQUIB का मतलब इक्विलिब्रियम ही होता है. क्लियर? दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तीसरा
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे सिलेबस में हम ये तीन इक्विलिब्रियम देखेंगे। एक आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दूसरा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तीसरा आपका जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये तीन चीजों की हम लोग बात करेंगे। दीज थ्री थिंग्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस बाय यूजिंग थ्री एग्जांपल्स। क्लियर है? तो तीन एग्जांपल मैं आपके सामने बनाता हूं, आप उसको जरा सा देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो ये कटोरी है, एक बाउल है। क्लियर है? यहाँ पर इसमें एक बॉल यहाँ रखा है। क्लियर है? यहाँ पर उल्टा कटोरी ऐसे रख दिया, बॉल यहाँ रखा है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? एक फ्लैट है जिसपे बॉल यहाँ रखा हुआ है, इस जगह पे बॉल रखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर थ्री एग्जांपल्स आई एम टेकिंग। This is example number A, this is example number B, this is example number C, like that. These three examples I am considering to justify three equilibriums: stable equilibrium, unstable equilibrium, और जो है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लीजिए जरा सा। कोई भी बॉडी या कोई भी पॉइंट, ये बॉडी इस पॉइंट पे खड़ा है, ये बॉडी इस पॉइंट पे खड़ा है, ये बॉडी इस पॉइंट पे खड़ा है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये पॉइंट के बारे में बात करें या इस बॉडी के बारे में बात करें, ये बॉडी के लिए ये वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जब होगी, व्हेन, राइट डाउन, इफ बॉडी इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ओनली इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो। मतलब इस पे जो फोर्स हो, टोटल फोर्स, सारे फोर्स का जमा जो है वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल इस बॉडी के बारे में बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, इस बॉडी का वेट दैट इज नथिंग बट mg वो नीचे जाएगा। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, ये वाली चीज mg नीचे जाएगी। ये वाला जो है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, mg जो है नीचे चला है। नेट फोर्स, चाहे इस केस में हम बात करें बॉडी रुका हुआ है वहां पे, तो n माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली mg, और कोई फोर्स नहीं है, इस पे रुका है तो चाहे ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, इधर से कोई यहां से भी कोई धक्का नहीं है, यहां से भी कोई, तो अपनी जगह रुका हुआ है। तो रुका है मतलब ऊपर जितना फोर्स है नीचे उतना, या ऊपर से ज्यादा फोर्स नीचे लगता तो बॉडी नीचे जाने लगता, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो इस केस में भी n माइनस mg कितना है बताइए जरा सा, जीरो। यहां पर भी देख लीजिए बॉडी यहीं पे रुका हुआ है, नीचे तो जा नहीं रहा ना ऊपर आ रहा, तो जितना n है उतना ही mg है, मतलब n माइनस mg कितना हो जाएगा, जीरो। कैपिटल M और स्मॉल m वट एवर यू कंसीडर, एक मास m है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर थोड़ा सा खिसका दिया जाए, यहां पे थोड़ा सा बस यहां लगा के छोड़ दिया मैंने, लाके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे अगर मैं लाके छोड़ दूं, तो ये, उसके बाद मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा उस बॉल पे, बस P पे लाके मैंने छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा या वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा? तो वापस अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेगा, अपने पुराने पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट द आइडिया। द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ particle is displaced from its original position, it will try to achieve its original position। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? लेकिन यहां से थोड़ा सा सरका के छोड़ दीजिए, सीधे लुढ़क के नीचे आ जाएगा, वापस स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा, क्या बताइए जरा सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आ गया? तो इफ body is displaced from its equilibrium position, it will never come back, that is called as unstable equilibrium। आगे चलते हैं। यहां देखिए जरा सा, ये वाला, इसको यहां धक्का लगे यहां भी रख दो तब भी रुका ही रहेगा, तो इसको कहीं भी लेके आओ, हर जगह पे इसके लिए इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसको कहा जाता है कौन सा इक्विलिब्रियम बताइए जरा सा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट द आइडिया। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, the next position will itself is an equilibrium position, that is called as क्या बताइए जरा सा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर सरका भी दो तो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ही आएगा, ये है ना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर एक बार खिसक गया तो स्टेबिलिटी की तरफ वापस नहीं आएगा, मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेबिलिटी, दैट्स कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। if you displace it from its original position, the next point itself is called as equilibrium position, that's why it is called as neutral equilibrium। I hope you got the idea। clear है यहाँ पर? now इस केस को अगर आप दोबारा जरा सा देखें, ए वाला केस ये है, बी वाला केस ये है, सी वाला केस ये है, तीनों के बारे में अगर मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूं, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी।
Now normally we are representing by U potential energy. Now if I ask about potential energy in all the three cases, potential energy का मतलब थामे रखने की एनर्जी, किसी को रोके रखने की एनर्जी, बरकरार रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इफ आई आस्क इस जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी. अब जरा सा ध्यान से देखिए आप, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इस जगह पे गाड़ी अपने आप चढ़ जाएगी क्या? नहीं, ये चक्का अपने आप ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा ताकत लगाओगे, मतलब ताकत लगाओगे तभी चढ़ेगा. मतलब यहाँ थोड़ी बहुत भी एनर्जी हो तो रोक के रख सकता है. इसके पास अपना इस पॉइंट पे थोड़ी बहुत भी एनर्जी हो तो ये बॉल अपनी जगह रुका है, वरना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बहुत ज्यादा है तभी ऊपर जाएगा. क्लियर है यहाँ पर? तो ये बॉल को यहाँ रुके रहने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी चाहिए बताइए इधर से, मिनिमम. अब इस पॉइंट को देखिए जरा, यहां से थोड़ा भी सरका तो सीधे सरसरा के नीचे आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे रोके रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा एनर्जी से रोकना होगा, वरना थोड़ा भी हवा हुआ भी आ गया तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वैसे आप समझ जाइए इसको. मतलब थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रोके रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगा के रोकनी होगी. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसा चाहिए बताइए जरा सा, मैक्सिमम. यहाँ पर यहाँ जितना है, यहाँ जैसा है वहां भी तो ऐसे ही है, मतलब कोई ऐसे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है. तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ चाहिए रोके रखने के लिए उतना ही यहाँ भी चाहिए. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसा चाहिए बताइए जरा सा, कांस्टेंट. आई होप यू गॉट द आइडिया. क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा. पोटेंशियल एनर्जी मतलब थामे रखने के लिए एनर्जी, रोके रखने के लिए एनर्जी. यहाँ पे रोके रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप नहीं चढ़ सकता. यहाँ तो डगर सकता है, नीचे आ सकता है, तो रोकने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी. यहाँ पर जैसा हाल यहाँ का है वही हाल यहाँ का, तो यहाँ जितनी एनर्जी वहां भी उतनी एनर्जी, तो कांस्टेंट एनर्जी रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. एक चीज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल स्क्वायर वी या डेल स्क्वायर, कुछ ऐसा, डेल स्क्वायर, हम लैप्लासियन, ऐसा कुछ कुछ हम लोग पढ़ते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ इन डिटेल, बट आई एम आस्किंग हियर डी स्क्वायर यू अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली dx स्क्वायर. आई एम आस्किंग अबाउट दिस. क्लियर है? यहाँ पर what will be the status of d square u upon it is nothing but dx square. यहाँ पर d square u upon it is nothing but simply ds. So what should be the status of d square u upon dx square? वही del square का मतलब d square सेकंड डेरिवेटिव. देखिए आप इसको सेकंड डेरिवेटिव से समझोगे तो बहुत दिक्कत है, इसको थोड़ा सा चालाकी से समझो तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा. अच्छा, डी इसको भी मैं लिख देता हूं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वी. कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स, डी अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स, दिस इज वी. ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक बात बताइए जरा सा, थोड़ा और मैं इसको समझाऊं और ज्यादा समझ में आ जाएगा. सिर्फ ब्रैकेट वाले के पार्ट, इसको मैं डीवी बाई डी एक्स ना मान के डीवाई बाई डी एक्स आपको समझाने के लिए, ठीक है ना. अब एक बात बताइए जरा सा, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, स्लोप. स्लोप. तो इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव हमेशा स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, अगर इन जनरल ऐसे समझना चाहें तो. कई बार dx बाई dy लिख दो तो 1 बाई स्लोप है, लेकिन स्लोप वाले टर्म को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब मैं वही चीज यहाँ बोलूं, अगर ये y है और ये x है तो ये क्या है बताइए जरा सा, स्लोप है. तो बचा क्या है, डी बाई डी एक्स, और यहां पर इट इज नथिंग बट स्लोप बच गया. तो इसको भी मैं वैसे ही तो लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स. तो डी बाई इट इज नथिंग बट डी एक्स ऑफ यहां पर स्लोप. आपको उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, क्लियर है यहाँ पर. अच्छा, डी क्यू बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोलते हैं 12th क्लास में. डी क्यू बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोलते हैं. तो उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप को तो मैं इसको कह दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप का मतलब हो गया स्लोप नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. अच्छा ये देखिए जरा सा, अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ो, इस डायरेक्शन में अगर चलो तो स्लोप कम हो रहा है या खड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है ना. देखिए जरा सा, जितना हाइट बढ़ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस जगह जितना स्लोप है इस जगह पे उतना ही स्लोप है या बढ़ गया है स्लोप? स्लोप बढ़ गया है. क्लियर है यहाँ पर बात सब? आप ऐसे समझिए, ये ग्राफ है,
कभी भी ऊपर चढ़ोगे तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे उतरोगे तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो अगर ऊपर चढ़े तो स्लोप की रफ्तार में कमी आ रही है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये कैसा होगा बताइए जरा सा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जब नीचे उतरेंगे, अब बॉल यहां से नीचे उतरेगा तो रफ्तार जितनी है उतनी है या नीचे की तरफ जा रही, कम हो रही? तो स्लोप की रफ्तार भले ही ढलान है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, यहां जितना है यहां भी तो उतना ही है, तो यहां पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए जरा सा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ? स्लोप है ही नहीं। यहाँ जो स्लोप है, यहाँ भी स्लोप जीरो है, यहाँ भी स्लोप जीरो, तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो ही हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, इन तीनों केस में अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा? अच्छा, तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है। देखिए तीनों पॉइंट पे n माइनस एम जी जीरो, n माइनस एम जी जीरो, n माइनस एम जी जीरो, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना है बताइए जरा सा? जीरो। तो माइनस डी यू अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स अगर आप निकालोगे तो इट इज नथिंग बट सिंपली क्या आएगा बताइए जरा सा? जीरो। अच्छा, ये माइनस क्यों है? माइनस क्यों है ये? हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वैसे मैं अभी आगे चल के इसको डिस्कस भी कर दूंगा। व्हाई दिस नेगेटिव साइन वी आर कंसीडरिंग, व्हाई नॉट सिंपली डी यू अपॉन डी एक्स वी आर टेकिंग। बट फिलहाल आप माइनस लो चाहे ना लो, लेकिन फोर्स यहाँ पर जीरो है, ये इंपॉर्टेंट इशू है। क्लियर है यहाँ पर? तो दो तीन बात हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर जो उस बॉडी का मास होना चाहिए। फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया? उस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां बॉडी खड़ा है, उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर डिस्प्लेस हो जाए तो वापस वहीं आ जाए। अनस्टेबल का मतलब डिस्प्लेस हो जाए तो फिर वापस आने की चेष्टा ना करे। क्लियर है यहाँ पर? अगर डिस्प्लेस हो भी गया तो अगला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम ही होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये तीन चीज है, हम लोग इसको हम लोग देख चुके हैं, तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। साइड बाय साइड वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो आप हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो उस पर जो है आपको सारा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा कंप्लीट। आप जो है प्लेलिस्ट वीडियो लेक्चर्स के देख सकते हैं। जो लोग नेट, गेट, आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर की तैयारी करते हैं, और इवन अभी हम लोग तो एक कोर्स चलाने वाले हैं जो बहुत बेसिक से, मतलब 12th का एनसीईआरटी से भी चलेगा। तो एक्चुअल में कमजोरी ये पाया गया है कि 12th कमजोर होने की वजह से लोग नेट, जैम वगैरह की तैयारी करते हैं, तो देखा गया कि 2-2 साल लगे पड़े रहते हैं, कुछ होता होता नहीं है। क्लियर? बेसिक ये देखिए, कोचिंग वगैरह तो ठीक है लेकिन बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तो कोई क्या कर लेगा इसमें। एक कोर्स हम लोग चलाने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल उसका प्लेलिस्ट भी जो है यहाँ पर अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। आप लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आप लोग उसको जो है जरूर ट्राई करिए, और अगर पसंद है तो उसको शेयर भी करिए, है ना, लोगों तक। थैंक यू वेरी मच।